इसमें जो पहला एप्लीकेशन है वो है व्हीकल मूविंग अलॉन्ग ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। यानी जो व्हीकल है वो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, यानी ये ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसमें अगर सर्कुलर ट्रैक है तो उस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर अगर व्हीकल मूव कर रहा है तो उस व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो उसके लिए लिखा है यहाँ पे व्हीकल मूविंग अलॉन्ग ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, तब उस व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, तो वो उसके लिए अपने को एक्सप्रेशन निकालना है। तो मान के चलिए व्हीकल ऐसे जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में ऐसा मूव कर रहा है, तो उसकी जो स्पीड है वो है v, विथ v स्पीड वो व्हीकल ऐसे आगे जा रहा है। तो जो व्हीकल है, तो ये व्हीकल का अपन सेंटर पकड़ेंगे, मान के चलिए ये सेंटर है, तो ये ऐसे एक लाइन निकालेंगे यहाँ तक के। तो ये जो लाइन निकाले अपन ने उसके व्हीकल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे, यहाँ से ये जो सर्कुलर ट्रैक है, तो ये सर्कुलर ट्रैक का सेंटर अभी हमने यहाँ पे पकड़ा, मान के चलिए वो है। अब ये सेंटर, सर्कुलर ट्रैक का सेंटर और व्हीकल जहाँ पे है उसका सेंटर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो पकड़ेंगे हम r, यानी r है। तो व्हाट इज दिस r? ये जो सर्कुलर ट्रैक है उसका r यानी क्या है, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी r हो गया। अब ये जो व्हीकल विथ स्पीड v आगे जा रहा है, तो व्हीकल का मास पकड़ लेते हैं m, तो m इज द मास ऑफ द व्हीकल। यानी ये जो व्हीकल है उसका मास क्या है, m है। तो व्हीकल का जो वेट है, वेट कहाँ लगेगा, वेट नीचे की तरफ लगेगा ऐसे, वेट। तो वेट इक्वल टू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू mg। वेट यहाँ तक लगा, नीचे में वेट लगा। अब वेट नीचे लगा, यानी कहाँ पे, ये रोड का सरफेस है, तो ये दैट इज द डाउनवर्ड फोर्स, जिसे हम एक्शन कहेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द रोड इस व्हीकल के ऊपर क्या लगाएगा, एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, उसे कहते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन, डिनोटेड बाय लेटर n। सो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ द व्हीकल होगा। अब ये व्हीकल ऐसे जा रहा है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, तो आप क्या कीजिए, मान के चलिए आप उसकी स्पीड भी बढ़ाते जाइए। तो जैसे जैसे उस व्हीकल की स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो क्या होते जाएगा, स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं मतलब उस व्हीकल के ऊपर मैकेनिकल फोर्स आप ज़्यादा लगाते जा रहे हो। स्टेप बाय स्टेप आगे जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ते जा रहा है तो मैकेनिकल फोर्स भी ज़्यादा लग रहा है। फोर्स ज़्यादा लगेगा मतलब क्या होगा, व्हीकल का जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे तो व्हीकल का ये जो सर्कुलर ट्रैक है, तो ये सर्कुलर ट्रैक के बाहर जाने के चांसेस, जैसे जैसे उसका ये ऐसे जा रहा है नहीं है, और ये स्पीड है इस साइड में, तो जैसे जैसे जा रहा है और आपने स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो ये ट्रैक के बाहर जाने का जो उसका टेंडेंसी है वो बढ़ता जाएगा। यानी इसका मतलब आप जो इसके ऊपर स्पीड v से ये व्हीकल आगे जा रहा है, तो जैसे जैसे आप ये v को बढ़ाते जा रहे हो मतलब ये आउटवर्ड जाने की टेंडेंसी उसकी बढ़ती जाएगी। मतलब आप कौन सा फोर्स लगा रहे हो, आप उसके ऊपर इस व्हीकल को बाहर जाने का फोर्स लगा रहे हो, मतलब दैट फोर्स वी कॉल इट एज ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जा रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, व्हीकल के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो बढ़ाते जा रहे हो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या फॉर्मूला है अपने को पता है, इट इज mv²/r, और दूसरा एक फॉर्मूला है उसका mr⍵²। यानी क्या होगा, देखिए जैसे जैसे आप व्हीकल का स्पीड बढ़ाते जाओगे, स्पीड v बढ़ते जाएगा, मतलब क्या बढ़ते जाएगा, मास ऑफ द व्हीकल वो तो कांस्टेंट है, r रेडियस ऑफ द कर्वेचर ये भी कांस्टेंट है। यानी जैसे जैसे ये स्पीड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। फिर इधर भी क्या है, ओमेगा का रिलेशन कैसे v के साथ, तो अपने को पता है कि ये v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू r ओमेगा। तो जैसे जैसे v बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ओमेगा भी बढ़ते जाएगा, r तो कांस्टेंट है, यानी ओमेगा भी बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी जैसे जैसे आप इस टर्निंग के ऊपर यानी कर्व ट्रैक के ऊपर जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। अब व्हीकल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ते हुए जा रहा है। अब क्या है, फिर से और एक फोर्स यहाँ पे प्ले हो रहा है, वो क्या है, तो ये जो रोड का सरफेस है, रोड का सरफेस और ये जो टायर्स है इनके बीच में एक फोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे हम लेंगे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वो कहाँ लगता है, वो लगता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी आप व्हीकल के ऊपर फोर्स लगा रहे हो,
फोर्स बाहर की तरफ लगा रहे हो तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। वो फ्रिक्शन क्या करेगा, यानी ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Fs, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, तो ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है Fs, ये जो Fs है ये क्या करेगा, तो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाओगे, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ाते जाओगे, तो व्हीकल की टेंडेंसी क्या होगी, बाहर जाने की होगी। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, व्हीकल को बाहर जाने से वो रोकेगा। मतलब क्या करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, तो वो प्रिवेंट करता है, किससे, प्रिवेंट्स फ्रॉम आउटवर्ड स्किडिंग और स्लिपिंग। यानी व्हीकल को इस ट्रैक के बाहर जाने से ये रोकेगा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे। यानी कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे, कि एक ऐसी कंडीशन होगी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, इसकी एक अपर लिमिट है, मतलब इसका एक मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज़्यादा ये फ्रिक्शन नहीं हो सकता। आपने इसकी स्पीड बढ़ा दी और इतनी बढ़ा दी कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया। और कितना ज़्यादा हो गया, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये फ्रिक्शन से अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये जो व्हीकल है ऐसे सर्कुलर ट्रैक के ऊपर टर्न नहीं लेगा, ये ऐसे टर्न नहीं लेगा आगे चल के, ये सीधा सीधा जाएगा और सीधा बाहर की तरफ फेंका जाएगा, मतलब ट्रैक के बाहर जाएगा। यानी वो स्किड होगा या स्लिप हो जाएगा। कब, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, इस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। यानी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना रह सकता है, इट इज़ इक्वल टू द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहाँ पे लेंगे हम कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, Fs इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, तो Fs इक्वल टू होता है μs इंटू एन, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी क्या है आपका, इट इज mv² बाय आर। सो μs इंटू एन इक्वल टू mv² बाय आर। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं आगे चल के, तो μs इंटू एन नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। सो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं μs इंटू mg इज इक्वल टू, फिर से इसे लिख रहा हूँ मैं mv² बाय आर। तो यहाँ पे mm गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे, μsg इक्वल टू v² बाय आर, और फिर v² इक्वल टू μs r, इधर आएगा μs r g। सो देयरफॉर दिस इज v² इक्वल टू μs इंटू आर इंटू जी, और यहाँ पे v इक्वल टू रूट ले लेंगे, तो v इक्वल टू इक्वेशन मिलेगा μs r g। यानी ये जो व्हीकल है ये इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जो टर्न ले रहा है, तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो सकती है, यानी ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम लगाया आपने, कितना मैक्सिमम लगाया, इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाया। मैक्सिमम ये होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम होगा, मतलब क्या होगा, मास तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, मतलब जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम होगा तब ये वी भी क्या होगी, वी मैक्स कहलाएगी। यानी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उस वक्त ये Fs इज इक्वल टू mv² बाय आर, और v यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, तो हर बार यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम आया, और यहाँ पे मिला आपको इक्वेशन Vmax इक्वल टू रूट μs इंटू आर जी। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ऑन दिस कर्व्ड रोड, है ना। तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड है, अब देखो यहाँ पे r और g तो कांस्टेंट है, यानी ये दैट मैक्सिमम स्पीड डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जितना कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही आपका इस कर्व रोड के ऊपर जो व्हीकल टर्न ले रहा है, यानी व्हीकल जो मूव कर रहा है उसका स्पीड भी उतना ही मैक्सिमम होगा।